Morning friends, today we are discussing about most important chapter class 9 chapter number 5 the fundamental unit of a life। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है पहले जानते हैं, फिर एक एक वर्ड को जानेंगे। यूनिट देखो, सबसे यूनिट का मतलब क्या है? इकाई। तो इकाई की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के अंदर जो मौलिक चीज है। अच्छा आप बताओ, आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहला ऑर्गन क्या बना होगा? हम सोच सकते हैं क्या? तो अगर हम ध्यान से समझे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या फेस मान लेते हैं या फिंगर ले लेते हैं, कोई भी एक पार्ट ले लीजिए, उसको थोड़ा सा अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गन ले लिया या ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जीव। अब जीव कितने तरह के होते हैं? तो अगर हम ध्यान से पढ़े तो सिर्फ जीव को दो भागों में बांटा गया है, प्लांट और एनिमल। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, प्लांट्स और एनिमल। तो हम अगर ध्यान से पढ़े तो एक जीव के अंदर अगर उस जीव को जूम किया जाए, उस जीव को जूम किया जाए, चेहरे को अगर जूम करूं मैं, बॉडी के ऑर्गन को जूम करूं, तो ये क्या आ जाएगा? उसका ऑर्गन आ गया। हम मान लेते हैं उसके ऑर्गन में से हमने उसके फेस को ले लिया ना, फेस के बारे में स्टडी करना शुरू किया, तो इतने में अगर हम और जूम करेंगे, ये जो ऑर्गन है, हेड है, फोरहेड, फोरहेड क्या हो गया? उसका ऑर्गन हो गया। तो देखिए, एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग। उन अंगों को भी अगर हम थोड़ा सा जूम करें, सिर्फ फोरहेड को अगर हम ध्यान से देखें, तो फोरहेड के अंदर भी बहुत सारे क्या होंगे? ऐसे ग्रुप्स बने होंगे, रूम टाइप। इस रूम को बोलते हैं टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। और इस टिश्यू को और जूम करेंगे तो छोटी सी प्लेट में नजर आएंगे हमें क्या? बहुत सारे ऐसे डॉट्स। इन छोटे से डॉट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन के आएगा, जिसे हम क्या बोलने वाले हैं? सेल। तो ध्यान से समझिए पहले कि सबसे पहले क्या बना हुआ है? जीव। जीव में दो प्रकार होते हैं, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट जीव जो होते हैं, प्लांट और एनिमल। अगर आप किसी भी एक को ले लीजिए, जैसे मान लें हमने एनिमल को ले लिया, अब एनिमल को हमने सिर्फ फोरहेड को लिया, इतने से फोरहेड को लिया, फोरहेड क्या हो गया? उसका ऑर्गन हो गया, अंग हो गया। अब अंग को अगर हमने थोड़ा सा पास जाके देखा और साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि क्या है, यहाँ पे अंग के अंदर भी छोटी छोटी डब्बे बने हुए हैं, छोटे छोटे प्लेटलेट्स में डिवाइडेड है। उन छोटे छोटे कमरों को क्या कहा गया? टिश्यू। टिश्यू मीन्स उत्तक। अब उत्तक को भी जब और ध्यान से देखा गया तो पाएगा कि छोटे छोटे से डॉट हैं। इस छोटे छोटे से डॉट को क्या कहा जाता है? सेल। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। तो जो चैप्टर हमारा बेस है वो किस पे बेस है? मौलिक इकाई। मतलब सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो देखिए, अगर हम नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, मैटर। नॉन लिविंग, ध्यान से सुनिए, नॉन लिविंग की सबसे छोटी यूनिट अजैविक। अजैविक का अजैव मतलब जो जिंदा नहीं है, उनका सबसे छोटी यूनिट क्या है? मैटर। और मैटर को क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल भी कहते हैं। यहां पर बात खत्म थी। लेकिन अगर कोई पूछे लिविंग, मतलब जो जिंदा है, उनका सबसे छोटा यूनिट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो सेल के अंदर दो प्रकार होते हैं। सेल के कौन से प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन से? प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। पढ़ते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। यूटिक और यूकार्योटिक, ठीक है। अब प्रोकार्योटिक जो होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। तो क्या सेल सच में बड़े होते हैं? सेल तो पहली बात तो छोटे ही हैं, 1 से लेके 10 या 100। ये वाला जो होता है सिर्फ 10 UM तक होता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत होती है 5 से लेके 100 UM तक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेरी बात समझिए, है तो दोनों के दोनों छोटे ही, बस ये क्या है, बहुत लिमिटेड साइज है। इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मीन्स ये डॉट, और ये भी उतना ही डॉट है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा साइज 5 से लेके 100 UM तक जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा सेल क्या है, तो आप कहोगे अमीबा, है ना? अमीबा सबसे छोटा सेल क्या है? अमीबा। लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ें, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, बहुत सारे ऐसे वायरस थे जिन्हें हमने क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी था। लेकिन क्लास 9th में क्या पढ़ना है? यूकार्योटिक होते क्या है? यूकार्योटिक का मतलब होता है जिनके सेल का साइज बड़ा होता है। क्या ह्यूमन के बॉडी के अंदर सेल का साइज बड़ा होता है? होते यूकार्योटिक है, पर ह्यूमन की बॉडी के अंदर सेल का साइज सेम, बहुत सिमिलर, बहुत छोटे साइज में पाए जाते हैं। मीन्स सबके ही सेल का साइज क्या होता है? छोटे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लार्ज सेल क्या है? सबसे बड़ा लार्ज सेल बताइए। अब सबसे बड़ा लार्ज सेल क्या है? सबसे बड़ी कोशिका क्या है अभी तक की? सबसे छोटी तो मैंने बता दिया आपको, अमीबा है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, जितनी भी बॉडियाँ बनी है सब किससे बनी है? सबसे लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सबसे छोटे सेल से। लेकिन आप मुझे बताइए सबसे बड़ा सेल क्या है? तो ध्यान से जानेंगे क्या है। हाँ, एक एग,
किसका एग? ऑस्ट्रिच, ठीक है। आप अगर भी ऑस्ट्रिच का एग देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। अब उसे एक एग क्यों कहा जाता है? देखिए समझिए, वो एक एग के अंदर जो होता है वो प्रॉपर्ली एक सेल ही होता है। क्या होता है वो? सेल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेल के अंदर जो मेन फंक्शन होगा ना, जैसे उसमें आप कभी मुर्गी का अंडा फोड़ो, उसमें क्या निकलता है? येलो येलो कलर का योक निकलता है ना। योक जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मेन एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है? न्यूक्लियस की। कोई अगर सेल बनाए ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो अब एक चीज़ और परेशानी आ गई, क्या कि सेल से भी कोई चीज़ छोटी होती है? हाँ, सेल से भी छोटा क्या होता है? न्यूक्लियस। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई जैसे एक एक्स है एक वाई है, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये दोनों जब मिलते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, जनन की प्रक्रिया के दौरान, तो जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये क्या करते हैं? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। कितने? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये डिसाइड नहीं करते कि मेल है या फीमेल। एक वर्ड और आया, ध्यान से सुनना। कौन सा? मैंने भी बोला, रिपीट करिए मेरे साथ। क्या बोला मैंने? क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स क्या है? अभी न्यूक्लियस तो चल ही रहा था, क्रोमोसोम्स भी आ गया। तो देखिए क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, इंसान का जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, रंग, रूप सब किस पे डिपेंड करते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए। क्या? डीएनए, डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है कि हमारा जो सेल बनता है, आपको पता है हम लोग इंसान, प्लांट, ये सब क्या बने? किसी न किसी जनन प्रक्रिया के द्वारा बने हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हैं। तो रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो एक पेयर, एक बॉडी तैयार होता है, एक सेल तैयार होता है। सबसे पहले क्या तैयार होता है? एक सेल। अब वो सेल जब बनता है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स सब आ जाते हैं। ये जब क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और जैसे क्रोमोसोम्स आएंगे वैसा उसका रंग रूप होगा। अब मान लीजिए 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि ये सेल में सारे अंग कैसे होंगे। एक पेयर जो होता है 23वां पेयर, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वो डिसाइड करते हैं कि मेल बनेगा फीमेल। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डीपली। इतना समझ लो कि अगर वाई एक्स है तो क्या होगा? मेल होगा, या एक्स वाई लिखा है तब भी क्या होगा? मेल होगा। और जहाँ पर एक्स एक्स होता है वहाँ क्या बनता है? फीमेल। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि हम इसे ऐसे उठाएंगे सेल को और देख लेंगे। सेल इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी देखना असंभव है। तो फिर किसने देखा माइक्रोस्कोप से सेल को पहली बार? इसके बारे में जान लेते हैं। सेल को पहली बार देखने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 65 में बहुत स्ट्रगल के बाद एक कॉर्क, लकड़ी की स्लाइस में, ठीक है, हनी कॉम्ब कह लो, मधुमक्खी के छत्ते में, ठीक है, 2 जगह पे इन्होंने फाइंड आउट किया कि सेल्स होते हैं। अब देखिए अगर इन्होंने ध्यान से देखें तो इन्होंने लकड़ी के टुकड़े में सेल कैसे मिल सकते हैं? लकड़ी लिविंग है नॉन लिविंग? तो आप ध्यान से जानेंगे तो लिविंग होती है ना, तो लिविंग के अंदर सेल्स होते ही होते हैं। कोई सी भी छोटी सी छोटी बॉडी ले लो, अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर सेल होंगे। अब सेल होते कहाँ पर है? तो भाई आपकी पूरी की पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी है। तो ह्यूमन बॉडी में सेल कितने होते हैं? काउंट करें, चलिए काउंट करते हैं। तो हम काउंट करके पता चलता है कि एक लाइफ को बनाने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 63 बिलियन सेल्स होते हैं। कितने सेल होते हैं? 63 बिलियन सेल। अब 63 बिलियन सेल है, लेकिन इसकी खोज पहले किसी ने भी नहीं करी, सिर्फ रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल ढूंढा। क्या ढूंढा? डेड सेल। ये क्वेश्चन आता ही रहता है, आजकल टिक मार्क का दौर है, तो टिक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल। तो यू कैन से रॉबर्ट हुक 1665, बट ही फाउंड अ डेड सेल। व्हाई? बिकॉज उस समय का दौर था, जो उस टाइम था ना, उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप होते थे बहुत प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुराना, ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी का नहीं था। तो माइक्रोस्कोप जब पुराने थे तो उनको बड़ा मुश्किल था कि क्या कर पाना, एक लिविंग सेल को ढूंढ पाना, और वो ढूंढ भी नहीं पाए। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट हुक के कुछ समय बाद कौन आए? लुईन हुक। और लुईन हुक ने डेट याद देख लेना, 1674 आई थिंक सो, 1674 में उन्होंने लिविंग सेल ढूंढा। क्या ढूंढा? जिंदा कोशिका। किसके अंदर? तालाब के पानी में, पॉन्ड। तो आप ये समझिए कि तालाब के पानी में जब आप लोग हाथ मुंह धोते हैं, देखते हैं, तो ये पूरा कह सकते हैं कि 101%, हमने पढ़ा भी था क्लास 8 में, कि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स तो रहते ही रहते हैं। तो ये तो क्लियर है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को रहने के लिए क्या चाहिए? कोई सी भी बॉडी, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, ठंडी हो, बरसात हो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो किससे बने हैं? सेल से ही बने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग कभी गर्म मौसम में रहते हो
तो कभी शिमला विमला चले जाइए, वहाँ ठंडा मौसम होता है। अगर आप लोगों की बॉडी सेल उस मौसम को एडॉप्ट कर लेगा तो आप वहाँ रह पाओगे। तो एडॉप्शन कैसे होता है, वो आपके डिफाइन करता है आपके डीएनए पे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आपका डीएनए क्रोमोसोम्स, किसी के माता पिता फाइटर हैं, है ना, और वो भी बच्चा, उसके माता पिता अच्छा खाए पिए, अच्छी हेल्थ रखी और रिप्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा हुआ, सब कुछ सही प्रॉपर्ली टाइम से हुआ, तो ये में भी चांस रहता है कि उसकी बॉडी भी क्या होगी, स्ट्रांग और हेल्थी होगी। स्ट्रांग और हेल्थी होगी तो वो किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाएगी। बाकी कुछ फिजिकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज मीन्स जो हम बाहर खाते पीते हैं, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, अब उसको पूरा पोषण ही नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कुपोषण में आ जाएगा ना। कोशिका को अगर संपूर्ण रूप से आहार ना मिले तो कोशिका सही रूप से सही तरीके से बनी नहीं होगी। तो जैसे सबसे बेसिक चीज़ क्या थी, सेल। डेड सेल तो ढूंढ दिया किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब लेकिन जो लिविंग सेल था किसने ढूंढ दिया, लुईस हुक ने। अब जो मेन चीज़ थी ये फाइंड करना कि न्यूक्लियस मतलब सेल के अंदर मेन फंक्शन कर कौन रहा है। जैसे हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है, हार्ट। अगर आप किसी की बॉडी से हार्ट निकाल दो तो उसका बिल्कुल क्या है, वो खत्म है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी, एक सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते भी क्या बढ़िया नाम है, केंद्रक। जो केंद्र में है मतलब सेंटर में है और सारे काम संभालता है, कौन आएगा कौन जाएगा, बॉडी में क्या होगा, सारा काम इसी का है। लेकिन फिर मैंने बताया आपको हमारी बॉडी के अंदर हर फंक्शन का अलग अलग काम होता है, तो ऐसे ही सेल के अंदर हर सेल के अंग को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे मैं आपको याद करा देता हूँ, जैसे दीवार है ना, तो दीवार है तो इसे क्या बोलेंगे, सेल की दीवार, तो क्या बोलेंगे, सेल वॉल, है ना। कोशिका भित्ति, क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। प्लीज ध्यान रखिए, हिंदी का फायदा ये होता है कि आप लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। कोशिका की भित्ति, भित्ति मतलब बाहर वाली दीवार, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का काम क्या होगा, आप उसको कॉमन सी बात समझिए। आपके घर में गेट लगा है ना, तो दरवाजे का काम क्या होता है, दरवाजा खुलता है, कोई अंदर आता है और दरवाजा बंद होता है ना। जब किसी को बाहर जाना है तो दरवाजा खोल के बाहर। तो सेल वॉल का काम इतना ही है कि कौन सी चीज़ इंसर्ट होगी, कौन सी चीज़ एक्सर्ट होगी। मान लीजिए आपकी बॉडी में ये है, सेल प्रेजेंट है और यहाँ पर से ग्लूकोज जा रहा है, और इस कोशिका को ग्लूकोज की नीड लगती है, तो कोशिका क्या करेगी, अपना सेल वॉल यहाँ से थोड़ा सा गेट खोलेगी और ये सेल वॉल के द्वारा जो ग्लूकोज है वो कहाँ आ जाएगा, ये ब्लू ब्लू लिक्विड में। जो आपको नीला नीला दिख रहा है ना, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब, जब एब्जॉर्ब करती है ना तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ये क्या बताया मैंने, ध्यान सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया मैंने। जब ये क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, वाटर एब्जॉर्ब, तो क्या बोलेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करिए, पानी सोख रही है, पानी सोखने को बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर पानी क्या करे, बाहर निकाल दे तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। पानी बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, देखिए, एब्जॉर्ब द वाटर, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। रिलीज द एक्सक्रिएट द एक्सर्ट द वॉट, मतलब बाहर बॉडी से पानी निकालना क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। क्लियर। अब ऑस्मोसिस में हमने तो देखा पानी एब्जॉर्ब हो गया, डिफ्यूजन में क्या होगा, पानी निकाल दिया। अच्छा मान लीजिए, आप ध्यान समझिए, आपका पेट भरा हुआ है यहाँ तक, तो आप खाना खाओगे क्या, नहीं खाओगे। मान लीजिए खाना जा भी रहा है, कोई सामने रखा हुआ प्लेट में, तो खाने का मन ही नहीं करेगा ना। लेकिन उसके बाद भी अगर आप खा लोगे तो पानी खाना बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है सेल के अंदर। सेल का बेसिक काम क्या है, मान लीजिए यहाँ से कोई लिक्विड जा रहा है, कोई तरल पदार्थ जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, सेल को भूख लगी है, सेल को लगता है कि बॉडी के अंदर क्या जरूरत है, सेल को, सेल के अंदर पता है आपको ग्लूकोज जाता है, हर बार ऑक्सीजन जाती है और कार्बन निकलती है। तो सेल को लगता है कि अगर ऑक्सीजन लेना है तो सेल फटाफट से यहाँ से गेट खोलता है अपना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके अंदर भेज देता है। फिर यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। जो ब्लैक डॉट है साइटोप्लाज्मा है, नीले डॉट है उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। ध्यान रखना, नीले डॉट क्या कहलाएंगे, क्रोमोसोम्स। क्लियर। और जो काले काले डॉट इन्हें क्या बोलेंगे, हम इन्हें काले काले डॉटों को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये भी एनर्जी को लेता है, एनर्जी को क्रिएट करना, एक्सक्रिएट करना। बाकी जब इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे तो समझेंगे।
अभी मेन चीज़ क्या बताया, मान लीजिए इसको भूख लगी है, ये ग्लूकोज जा रहा है, इसने ग्लूकोज अंदर कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ पहुँचेगा, साइटोप्लाज्मा से, फिर साइटोप्लाज्मा के बाद न्यूक्लियस तक, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और गोल्गी एपेटाइटिस ऐसे बहुत सारे अंग हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेन फंक्शन समझे कि नहीं समझे, क्या कि रॉबर्ट हुक नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ अपनी एक, देखिए उसकी वजह से आज हम लोग ये जान पाए हैं कि बंदे को बीमारी कहाँ से शुरू होती है, सेल से। तो किसी को अगर कोई बीमारी है ना तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दाना निकल आया, यहाँ पिंपल विम्पल हो गया है ना, कोई दिक्कत आ रही है, ये छोटे छोटे दाने आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, छोटे से क्रीम लिया, पोत लिए। अब क्रीम जब लगा लेंगे तो क्रीम लगाने से क्या होगा, सिर्फ ऊपर की स्किन के ऊपर क्या आ गया, एक वाइट लेयर आ गई है, फिर हम पानी से मुंह धोएंगे, वाइट लेयर हट गई, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करती है। लेकिन जब आपके जब भी दाना वाना आता हो, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्या कहेगा, ब्लड प्योरीफायर पियो ना, ब्लड प्योरीफाई करने से साफ़ी आती है और बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो लोग क्या करते हैं उसको एनर्जी पीते हैं। और देसी भाषा में कहते हैं नीम के पत्ते, एलोवेरा, आंवला, ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने खून को साफ़ करते हैं। और जब खून साफ़ होगा तो क्या दाने होंगे, तो क्या मतलब है कि अगर हम कोशिका के अंदर सही चीज़ डालें तो कोशिका अपने आप, जैसे कोशिका में अंदर सही गया तो मेरे हाथ में क्या रहेगी, ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। तो किसको खिलाना है, पेट को या कोशिका को, तो हमें किसके लिए खाना चाहिए, कोशिका के लिए। लेकिन हम लोग खाते किसके लिए, जीभा के लिए। कैसे, जैसे रोल देखा, रोल की तरफ चल पड़े, और जबकि हमें पता है वो रोल हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, वो गंदा तेल है, मिट्टी वाला तेल है, धूल उड़ रही है, लेकिन हम समोसे छोड़ नहीं सकते, जबकि हमारे घर पे दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन अगर हम वो चीज़ खाएं, अच्छा फूड खाएंगे तो अच्छा फूड हमारी शरीर में जाएगा, अच्छे फूड में से अच्छा ग्लूकोज निकलेगा, अच्छा ग्लूकोज कौन लेगा, सेल लेगी, और जब सेल के अंदर अच्छा ग्लूकोज जाएगा तो जो इसके साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये सारे बहुत अच्छे से काम करेंगे, और जब ये अच्छे से काम करेंगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। ज़्यादातर लोग आप देखोगे, थोड़ा भी अगर आप ऑयली खाओगे, अभी एज्यूम करना मेरे साथ, एक दिन ये टास्क रखो, एक दिन सुबह उठना, अच्छा फ्रूट खाना, थोड़े टाइम बाद नॉर्मल घर का खाना खाना, फिर थोड़ी बाद पूरा घर का डाइट फॉलो करना, ठीक है। आप पूरा दिन ऐसे करके देखना, और दिन में 2-3 बार फ्रूट लेते रहना, आपका दिन बहुत एनर्जेटिक रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि आपके सेल को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपने दी है। लेकिन जब आप गंदा खाना खाओगे तब आपकी बॉडी में, जब आप खाना खा लिए तो थोड़ी देर बाद आपको महसूस होगा कि यार कोशिका ना, हमको नींद आ रही है, उबासी आ रही है, थकान हो रही है। क्यों, क्योंकि जब आप गंदा खाते हो तो उसे डाइजेस्ट करने में आपके सेल की बहुत सारी एनर्जी उसी में ख़राब हो जाती है, और गंदा खाना अच्छा ग्लूकोज नहीं बना सकता। आप समझिए, जैसे आपने ऑयली खाया, जैसे मैदा वैदा खा लिए, अब मैदा खा लेते, मैदा पचता ही नहीं है, कोशिका को उसे पचाने में ही आधे ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ले, बहुत टाइट बोतल है, इसको दबाने में मेरी जान चली जाएगी, मैं दबाता रहूँगा जान से, है ना। पतली बोतल होगी तो मैं दबा लूँगा, तो ऐसे होता है काम। जैसे हम खाना खाते हैं बढ़िया, तो ऐसे हमारा पेट ऐसे दबा दबा के फटाफट से जूस निकालता है, और फटाफट से जूस कहाँ पहुँचता है, कोशिका के अंदर। अब इसको दबाएगा बड़ी मुश्किल से, रोल है, फिंगर है, चाप है ना, जो भी एक्सेट्रा आप खाते हो, तो वो दबने में बहुत टाइम लगेगा, ग्लूकोज बनने में बहुत टाइम लगेगा। मान लो बड़ी मुश्किल से दबा भी, थोड़ा सा ग्लूकोज बना भी, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के काम तो आने वाला अच्छे से नहीं है, एनर्जी तो पहले ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जानते दोबारा, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल खोजा, लुईस हुक ने क्या किया, लिविंग सेल खोजा। अब उसके बाद कौन आए, प्रोकरेंजी, देख लेना एक बार नाम क्या है, प्रोकरेंजी नाम है उनका। उन्होंने क्या ढूंढा हमारे में, न्यूक्लियस। क्या ढूंढा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज करके उन्होंने ये बताया कि मेन पावर हाउस की क्या है, न्यूक्लियस है। लेकिन पावर हाउस के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये भी याद कर लो, मेन पावर हाउस कौन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर पावर हाउस होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर बिजली का घर होता है, वैसे मेन पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ओहो, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, लेकिन उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से बना के। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। अब जैसे मान लीजिए इसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने, क्या फ़ायदा उसको ढूंढने का, तो मैंने बता दिया आपको, उसको ढूंढने की वजह से हमारी शरीर के अंदर हमें पता चल गया कि सबसे पहले किसको ठीक करना है, सेल को। सेल के बाद न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी ऑटोमेटिक है, और सेल का फंक्शन क्या है जानते हैं। सेल, आपको क्या लगता है एक सेल कितने दिन चलता होगा, एक सेल कितने दिन जीवित रहता है, तो एक सेल बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन जो सेल है हमारी बॉडी में, सेल डेली मरते हैं और डेली जन्म लेते हैं। क्यों मरते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई बोतल यूज़ कर रहे हैं, बोतल थोड़ी दिन बाद खराब हो जाएगी, ऐसे हमारी बॉडी में क्या है, सेल है, सेल थोड़ी दिन बाद क्या हो जाते हैं,
खराब हो जाते हैं, तो उनका डेड हो जाते हैं। जब डेड हो जाते हैं ना, तो किसके रूप में बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी से? स्वेट के रूप में, पसीने के थ्रू, एक्सक्रेशन के थ्रू, और भी बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। इनके थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं? देखा आपको, अपने सेल्स बाहर आ जाते हैं, और जो डेड सेल बाहर नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई बंदा उठा, एसी में पैदा हुआ ना, एसी में रहा, सुबह खाना खाया एसी में, गाड़ी में एसी में गया, ऑफिस पहुंचा एसी में, फिर घर आया एसी में। अब उसको गर्मी तो लगी नहीं, पसीना निकला नहीं, ऑफिस में चेयर वाला बंदा है, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है? उसकी बॉडी में डेड सेल जमा होना शुरू हो जाते हैं, और जब डेड सेल जमा होना शुरू होते हैं तब वो किसी न किसी बीमारी को क्रिएट करना शुरू करते हैं। और जैसे एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, अगर कोई शूज़ वूज़ पहनता है ना, और उसकी बॉडी से हल्का से ही पसीना आएगा, तो उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि डेड सेल बड़ी मात्रा में उसकी बॉडी से रिलीज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये क्लियर हो गया कि भाई डिस्कस अबाउट प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। अब ईओ नहीं बोलते, यूकार्योटिक बोलते, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक सेल्स वो होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो दिखते नहीं है। यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंस फाइंड आउट किया कि दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या? देखिए, साइज जनरली स्मॉल, इनका साइज जो होता है 1 UM से लेके, UN का मतलब क्या होता है? 1 मीटर। देखिए मैं आपको बोलूँ 1 मीटर के, ठीक है, कितने टुकड़े करें? 10 लाख। 1 मीटर के कितने टुकड़े करेंगे? 10 लाख। तो एक यूनिट आती है, जिस यूनिट का नाम क्या है? 1 UM। तो 1 UM के बराबर क्या होता है? एक प्रोकार्योटिक सेल होता है। और दूसरा जो सेल होता है ना, वो भी इसी में है, वो भी कितना होता है? बस वो 5 UM से शुरू होता है। कहाँ से? 5 से लेके 100 UM तक। तो जो सबसे बड़ा साइज है वो क्या पाया गया है? 100 UM तक पाया गया है। कितना पाया गया? 100 UM तक। और दूसरा बात, इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, मतलब सही से न्यूक्लियर का प्रेजेंस नहीं होता, न्यूक्लियर रीजन सही से वेल डिफाइंड तरीके से प्रेजेंट नहीं होता। और जो ये है यूकार्योटिक, जिसका साइज बड़ा है, अब देखिए जिसका साइज बड़ा होगा उसके अंदर न्यूक्लियर रीजन भी क्या होगा? वेल डिफाइन होगा, मतलब सही तरीके से न्यूक्लियस देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल, सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। और आप लोगों ने भी पढ़ा था मेरे साथ कि ह्यूमन की बॉडी जो बनती है उसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं। गाइस वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। एक्चुअली में हमने पार्ट 1 शूट किया था और क्लास खत्म हो गई थी, टाइम ओवर, लेकिन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 से। तो मैंने फर्स्ट जो डे था, जो फर्स्ट थ्योरी थी, उसके अंदर मैंने आपको बहुत इंट्रो दिया था, लेकिन उसके कुछ नोट्स जो थे आसानी से मैंने फॉर्म किए हैं। इसको देखते हैं और समझेंगे क्या क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है। जैसे सेल के बारे में हमने अच्छे से जान लिया, बहुत अच्छे से, कि सर एक गोला होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो मेन उसका एनर्जी के लिए होता है। बाकी हमने जाना था यहाँ पर एक लेयर होती है, बाहर वाली लेयर को क्या बोलते थे? सेल वॉल। बीच वाली लेयर को बोलते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जानते हैं इनके बारे में क्या थ्योरी में लिखा है। देखिए, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, मतलब जितने भी लिविंग है, चाहे जानवर, जंतु, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा, सब की सबसे शुरुआत कहाँ से हुई है? अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट कौन सी? सेल। उस सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? सेल। सेल का मतलब देखो, आप लोगों ने सुना होगा एक जेल है ना, पिंजरा, घर। तो हमारे लिए सबसे जो छोटी यूनिट है वो क्या है? सेल। इस सेल से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। पहला सबसे जो मैंने बताया आपको बेसिक चीज़ क्या फॉर्म होती है? सेल। सेल फॉर्म होता है और सेल से ही नया स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूजन के द्वारा क्या पहले फॉर्म होता है? सेल। वो सेल के फॉर्मेशन के बाद वही अलग अलग, जैसे एक सेल से मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता है और एक नई शेप लेता है। लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो हमेशा सिंगल सेल रहती हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों को याद होगा, अमीबा। अमीबा एक ऐसी बॉडी है जो हमेशा सिंगल सेल रहती है। अब जो सिंगल सेल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो इसका क्या कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा? इसको अपना काम पता होगा क्या करना है? नहीं पता होगा ना। ना इसका फेस होगा, ना मुंह होगा, ना दांत होंगे, ना हाथ होंगे। क्यों? एक सेल में क्या बनेगा? कुछ नहीं। लेकिन ये सेल जो है अमीबा, अपने अकॉर्डिंग जहाँ फूड पार्टिकल होते हैं
उस फूड पार्टिकल के पास जाके उस फूड पार्टिकल को अपने सूडोपोडिया के द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फूड पार्टिकल अमीबा का मन है इसे खाने का, तो ऐसे करके वो क्या करेगा, अपना फेस बनाएगा और नेक्स्ट टाइम में उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। बट इसका कोई शेप साइज नहीं होता। अगर कोई बच्चा ऐसे भी शेप बना दे और कह दे ये अमीबा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये अमीबा है, और एक सेल में सच में कोई शेप साइज नहीं होता। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। अब हमने जाना हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक, लेकिन पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है। आप पूछते हैं लिविंग सेल किसने ढूंढा है, और बच्चे रॉबर्ट हुक पे टिक लगा के आ जाते हैं। गलत आंसर है। आप ध्यान से याद करिए, फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढा, डेड सेल किसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल लुईन हुक, ठीक है, कब ढूंढा, 1674। 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, जो लिविंग सेल था। अगर कुछ सेल की थ्योरी बात करें, मतलब कोशिका के कुछ सिद्धांतों के बारे में जाने कि कोशिका के क्या मुख्य नियम है, किस तरीके से सेल के बारे में किसी ने लिखा है। जैसे मान लीजिए आपने इंसान को देखा, तो आपने इंसान के बारे में थ्योरी दोगे, है ना, लिखोगे ऐसा ऐसा दिखता है। ऐसे साइंटिस्ट ने देखा और लिखा। इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, एस चैडविक, ठीक है, एस चैडविक, ओके। तो सेल थ्योरी के अंदर लिखा गया, उन्होंने बोला जितने भी प्लांट है और एनिमल है वो सब किससे बने हैं, सेल से। तो हमें क्लियर हो गया प्लांट और एनिमल बनते ही सेल से हैं। नेक्स्ट, वो बोलते हैं सेल जो है ना, सेल इसका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की शुरुआत के लिए क्या चाहिए, सेल। और सही बात है, आप पूरी बॉडी देखो, पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। बच्चे बोलेंगे हार्ट, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। अरे हार्ट भी किससे बना है, सेल से ही बना हुआ है। हार्ट की जो लेयर है, हार्ट जो है पूरा फॉर्म हुआ है सेल से। ऑल सेल आर राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दिया गया द 3 बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स आर। 3 बेसिस कंपोनेंट जानेंगे क्या क्या है सेल के, 3 मुख्य अंग। तो मैंने आपको कल भी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान सुनिए। अच्छा, सेल है, सेल वॉल, मतलब सेल की कोशिका भित्ति है, जो कोशिका भित्ति, ये जो सेल की बाहरी दीवार है। अब यहाँ पर क्या भरा होता है, प्लाज्मा, है ना, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं, बस प्लाज्मा झिल्ली बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब देखिए सेल के अंदर कोई चीज़ भरी है तो उसे क्या बोलेंगे, सेल की मेम्ब्रेन। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम से और जाना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कई बार पेपर में या कई जगह पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कोई लोग, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, और बच्चों को याद क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेम है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्योरी जानते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में क्या काम है, फिर भी आपको इंग्लिश देखनी है तो देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव प्रीमेबल इन नेचर, इट मीन्स अलाउ, परमिट, एंट्री और एग्जिट। सिर्फ एक वर्ड याद करना है, एंट्री और एग्जिट, मतलब आने और जाने की परमिशन कौन देता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी मटेरियल को आउट ऑफ द सेल, इन और आउट का ऑर्डर कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे याद कर लो, सेल के फंक्शन आए बड़े आसानी से लिख सकते हो एक वर्ड में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है, इन और आउट अलाउ करता है, किसके अंदर, सेल के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका जो जैसे कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका भित्ति है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे करते हैं, चलिए अब हम जाना शुरू करते हैं ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के बताए गए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। लास्टली क्लास मैंने आपको बताया था प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में डिफरेंस क्या था। प्रोकार्योटिक साइज में क्या थे, छोटे थे, यूकार्योटिक क्या थे, साइज में बड़े थे। लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता क्या है, तो क्लास 8th में भी हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि यूनिसेलुलर में सिर्फ एक कोशिका होती है और मल्टीसेलुलर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स है, एनिमल है, वो सारे के सारे किससे बने हैं, मल्टीसेलुलर से। क्यों, क्योंकि बहुकोशिका, देखिए बहुकोशिका मतलब बहुत सारी कोशिका ना, तो बहुत सारी कोशिका जिसमें होती हैं उसी के शरीर में क्या होगा, अंग आएंगे। क्या आएंगे, अंग, उत्तक, अंग, है ना। तो हमने पढ़ा था बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है, पहले उत्तक, उत्तक मिलकर अंग और अंग मिलकर शरीर। तो जो शरीर बनता है मनुष्य मानव का, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो जीव बनता है, वो जीव को बनने के लिए क्या चाहिए, पहले ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन का होना बहुत जरूरी है। क्या ऑर्गन होती है हमारी बॉडी में, आँख, नाक, मुंह, कान, दांत ना। उत्तक क्या होते हैं, टिश्यू। क्या होते हैं, टिश्यू भी हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। जैसे आँख की बात करें हम, या मान लेते हैं सर की बात करते हैं, सर के अंदर हर
पार्ट के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ है, हर टिश्यू का अलग अलग काम है ना। तो ये फंक्शंस डिवाइड है, लेकिन ये पॉसिबल किसमें, मल्टी सेलुलर में। अब थोड़ी सी थ्योरी जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। देखिए सेल में नंबर ऑफ बात करें तो इसमें कितने सेल होते हैं, सिंगल सेल। इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल, ये तो याद ही हो गया होगा। इसमें सिंपल सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल को बोलते हैं सरल कोशिका और कॉम्प्लेक्स को जटिल। ओके, फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं, कार्य क्या है, तो ऑल फंक्शन आर प्री फॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। सारे फंक्शन, सारे कार्य सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा किए जाते हैं। डिफरेंट सेल प्री फॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल के अलग अलग कार्य होते हैं। चलिए जानते हैं, जैसे एक एग्जांपल के लिए आप लोग मेरे साथ याद करिए, हम पढ़ेंगे बोन सेल के बारे में। तो बोन सेल का काम क्या है, इसे बोलते क्या है, बोन सेल का काम है बोन के ऊपर ध्यान देना। दूसरा पढ़ेंगे हम नर्व सेल के बारे में, नर्व सेल का काम है हमारे नर्वस सिस्टम को संभालना। तीसरा हम पढ़ेंगे ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल का काम क्या है, ब्लड रक्त कोशिकाओं का, मतलब हमें ये देखना कि हमारी बॉडी के जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या फ्लो कर रहे हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। चौथा हम पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में, स्पर्म के लिए अलग सेल होते हैं और ओवाम के लिए अलग सेल होते हैं। कई बार स्पर्म या ओवाम सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ काउंट्स ये एज के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। उसके बाद स्पर्म, ओवम, ब्लड सेल, नर्व सेल, बोन सेल और फैट सेल। फैट मतलब वसा। कई लोग खाते बहुत सारे लेकिन उनके बॉडी में वेट गेन नहीं होता, जैसे एग्जांपल मैं, है ना, तो फैट नहीं बढ़ रहा है। तो फैट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी के अंदर फैट सेल की मात्रा कम है। फैट सेल बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक मेरा वेट गेन हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, अच्छी डाइट फॉलो करनी है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन। तो देखिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्वेश्चन आता है क्योंकि सेल के अंदर दो वर्ड अच्छे थे जो मतलब इस चैप्टर में है, जो अच्छे वर्ड है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। जानते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट किस तरफ होना, लोअर में। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, सेल के अंदर में से, सेल की बॉडी में से क्या करना, पानी का बाहर निकलना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना, लोअर में। जहाँ पर जैसे यहाँ पर सेल में पानी बहुत ज़्यादा है तो बाहर चला गया, क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पहुँच गया, लोअर कंसंट्रेशन को। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर्स एनर्जी, इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब इस देखिए दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हाथ मूव कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए तभी ये हाथ मूव हो पाएगा ना। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बिना एनर्जी के भी काम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी सेल्स के अंदर से, बॉडी में से पानी का निकलना, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन में से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या बताया, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहे हैं, लेकिन ध्यान समझिए, सॉल्वेंट जो वाटर था हायर कंसंट्रेशन थी और इसमें क्या था, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। थ्रू द सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। छोटी लेयर में से पानी का अवशोषित होना, सोखना। अभी जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन का मतलब हर बार पानी निकलना ही है, समझे ना। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक्चुअली में किसी चीज़ को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में लेके जाना। ऑस्मोसिस में क्या है कि ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या बताया गया, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की मूवमेंट किस तरफ होगी, हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन दोनों सॉल्वेंट होंगे थ्रू अ सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, मेम्ब्रेन का मतलब होता है सेल के बाहरी परत को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन कहा जाता है। उसमें से किसी लिक्विड का आना जाना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में पानी का बाहर निकलना, एक्सक्रिएट होना।